हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की वीडियो हमारी रहेगी यूपी टेट जो एग्ज़ाम 2026 में या आगामी समय में होने वाला है। ठीक है, और तो उसमें पी वाई क्यू का रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ को पढ़ रहा है, और ये 2014 में जो भी सवाल आए थे आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है, उसको हमें स्पेशली ये पढ़ना रहेगा, ठीक है, और समझना रहेगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपका वायु दाब है, ठीक, उसको मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है। तो उसके लिए सही आंसर क्या है आपका? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। ये ध्यान रखेंगे। जो ये हाइग्रोमीटर है, इसका संबंध किससे है? तो ये आपका जो ये आपेक्षिक आपेक्षित जो आर्द्रता है वो मापते हैं इसमें, आर्द्रता। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। एक हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है, एक होता है हाइड्रो, ठीक है, आपका मीटर, हाइड्रोमीटर होता है जो कि आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अपेक्षिक अपेक्षित या अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। तो एक से क्या मापा जाएगा? आर्द्रता। ठीक है, एक से क्या मापी जाएगी? आर्द्रता। इधर ना, एक से क्या है आपका? घनत्व। ठीक है, जो अपेक्षिक घनत्व है वो इससे। अगला है बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, ट्रांसजेनिक। बीटी बीटी का मतलब होता है बैसिलियस। ठीक है, बैसिलियस, इसे बोलेंगे थूरीजिनसिस। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है बैसिलस थूरीजिनसिस। थूरीजिनसिस, ये इसका पूरा नाम है। कभी भी सवाल आता है कि बताओ बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थ्यूरीजिनसिस। ठीक है, ये एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक एक क्या है? एक जीवाणु हो। ठीक है, जिसको किया जाता है कि इसमें पहले से, यानी कि जो कपास है उसके डीएनए में, ठीक ना, क्या किया जाता है? इस नाम का जीवाणु डाला जाता है, जो आने वाले समय में ये जो पौधा होगा वो जीवाणु से होने वाली कोई भी रोग इसमें नहीं होगा, पहले से ही नहीं होगा। ठीक है, ये होता है बेटी यानी बैसिलस थ्यूरीजिनसिस। ठीक है, तो ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, बेटी के पास, और ये पहला भी है। ठीक है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा, ठीक है, यानी कि एसिड रेन का प्रमुख रीजन क्या है आप बताएंगे? SO2। ठीक है, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, यानी कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पे सबसे ज्यादा उत्पादक होते हैं? ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो ये भाई सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो आपकी, जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता होगी, जहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, वहां पे ज्यादा उत्पादक आपको मिलेंगे। तो सही आंसर क्या है हमारा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जैव विविधता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? अब यहाँ बोला रसायन, ये गैस नहीं पूछा है, पूछा है रसायन पूछा है। तो ऐसा कौन सा रसायन है जो एसिटिलीन नामक गैस रिलीज करता है? देखिए, जो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम जो कार्बाइड है, ये क्या करता है? एसिटिलीन एसिटिलीन गैस क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ठीक, और ये बात सभी को पता है कि भैया कोई भी फल हो उसको पकाने के लिए कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ये निकालता है, ये है नहीं। तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? दूषित जल पीने से फैलती है। ठीक है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। टाइफाइड कौन सा है भाई? टाइफाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंत्र ज्वर,
आंत्र ज्वर इसमें होता है, ठीक है, यानी आंत की बुखार हम लोग कह सकते हैं इसे, ठीक है। और आपको पढ़ा था कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट है, तो विडॉल टेस्ट। कौन सा टेस्ट कराया जाता है, विडॉल टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, विडॉल टेस्ट कराया जाता है इसकी जानकारी के लिए कि टाइफाइड है कि नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन। तो नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। बाकी ये भी है, ठीक है ना, और CFC भी है, ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो वायुमंडल के ताप को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है, जो वायुमंडल के ताप को बढ़ाती हैं वो कहलाती है ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में देख लो यहाँ पे कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे CO2 भी है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, CH4 मीथेन भी है, ओजोन भी है। कौन सी, धरातली ओजोन, ठीक है, समताप मंडल वाली ओजोन नहीं, धरातली ओजोन। उसके अलावा इसमें आपका CFC भी है, ठीक है, कौन सा, CFC भी है। उसके अलावा वाटर वेपर यानी जल वाष्प भी इसमें है, जल वाष्प भी आ जाएगा इसमें, ठीक। तो ये सारे क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती हैं, ठीक। पेन भी है। पहले देखो इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है, तो इससे सही आंसर क्या होगा, सरसों। तो ये क्या है, द्विबीजी है। अगला, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, तो पौधे में जो जल का अधिग्रहण होता है वो खासकर एक टिश्यू, एक ऊतक होता है, जाइलम, ठीक है ना, जाइलम। और ध्यान रखना, अगर हम बात करें कि जो लवण है, लवण है या अन्य पदार्थ, इनका कैसे होगा, लवण या अन्य पदार्थों का अवशोषण फ्लोएम द्वारा होगा, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है, सबको पता है ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में कितने, तो भाई 1000 कितनी 28 सूक्ति हैं, कितनी है 1028 सूक्तियां हैं इसमें। इसमें ध्यान रखना कि पहली बार जो आपका 10वां, ठीक है, 10वां जो मंडल है, क्योंकि 10 मंडल है, 10वां जो मंडल है इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है नहीं, जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और आपके क्षत्रिय हैं, इनके बारे में बताया, 10वां मंडल में बताया गया, ठीक है। तो ये ऋग्वेद पहला क्या है, प्रथम साहित्यिक क्या है, स्रोत है, ठीक है। यजुर्वेद को ध्यान रखेंगे कि ये यजुर्वेद जो है ये कहीं ना कहीं गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, गौर और गद्य और पद्य में लिखा है। इसके 2 भाग हैं, यजुर्वेद के क्या है, इसके 2 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक आपको देखेंगे शुक्ल व कृष्ण, यजुर्वेद, इसके 2 भाग हो, ठीक है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है, ओजोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन। तो ये है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, ठीक है। क्योंकि जो आपका आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक, और जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपका ऑक्सीजन है, तो इसका तो 78% है और इसका 21% है। तो ये तो बन गए 99%, दोनों हो गए, मिलके ही हो गए। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है, तो भाई हम शिक्षा के उद्देश्य से भ्रमण करते हैं, ठीक है। तो उसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो छात्रों के लिए क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव बहुत जरूरी है। क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव
बहुत जरूरी है। ठीक है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? भाई शुष्क मिट्टी जो होगी वो खासकर जो उसकी कहने के जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी। मिट्टी में लवण की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? भाई किसी चीज का हम सतत यानी सतत मतलब कंटिन्यू और व्यापक मतलब बड़े स्तर पर मूल्यांकन क्यों कहते हैं? क्या रीजन है उसका करने का? ठीक, तो शिक्षार्थियों से ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। अब नहीं वाला तो नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए, ऐसा भी नहीं है। बाकी ये है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। ये वाली बात क्या है? सही है। ठीक है, यानी कि आप बार बार परीक्षा जैसा टेस्ट लेते रहेंगे तो बच्चों के अंदर डर नहीं रहेगा, जब रियल एग्जाम होगा तो उसके अंदर वो भय नहीं रहेगा परीक्षा की। ठीक है, जैसे आपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनकी एक पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, एग्जाम वॉरियर, तो उनमें उन्होंने बताया है कि भाई कोई भी इंसान हो या कोई भी छात्र है, जब वो एग्जाम देने जाता है तो उसको एग्जाम के तरीके से न ले। ठीक है, उसको उत्सव के तरीके से ले कि मेरा एग्जाम है, कोई डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डर के संबंध में एग्जाम खराब भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली बात सही है। ठीक है ना, तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले वनस्पति जो चरने वाले पशु हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज परकरण द्वारा, पर परागण द्वारा, चुन कर चरना, रोग फैलाकर। तो आयोग का जो आंसर सही है वो है चुनकर चरना। ठीक है ना, चुनकर करना। आपने देखा होगा कि पशु जब चरते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कंटिन्यू एक तरफ से चरना शुरू करते हैं, उसको बीन बीन कर क्या करते हैं? चरते हैं। तो जो जिसको चर लिया है वहां पे फिर दूसरी एक नई घास उगेगी, जो कि एक विविधता का बदलाव का क्या होगा? दृश्य होगा उसमें। ठीक है, चुनकर चरना। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों मतलब बोन्स यानी हड्डियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन सी, कैल्शियम विटामिन डी। तो देखो अस्थियों के लिए क्या होना चाहिए? कैल्शियम और विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। हार्मोन्स विटामिन कहते हैं किसको? डी को। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक, क्यों कभी रासायनिक नाम ही पूछ लेता है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और जो विटामिन आपका ई है इसको क्या कहते हैं? और टोकोफेरॉल। ठीक है, इससे कहते हैं ई, एक को क्या कहते हैं? तो फिलिक्वोनीन कहते हैं। फिलिक्वोनीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिलिक्वोनीन कहते हैं। और विटामिन क्योंकि यहाँ पे डी है, ठीक है, विटामिन यहाँ पे क्या है? आपका डी है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरॉल। हाँ, इसका कैल्सीफेरॉल ही तो नाम, कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं इसे, रासायनिक नाम। ठीक, अगर देखो 137 भारत में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जैसे आयोग का मानना है कि उन्होंने तो आपको केटू मान लिया था, मैं आयोग के हिसाब से बता रहा हूँ। आयोग ने क्या माना है? माउंट केटू माना है। ठीक है ना, जो माउंट केटू है, माउंट केटू, इसकी हाइट जो है 8,611 मीटर की है। कितनी है? 611 मीटर की है। और ये जो माउंट केटू है ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे इसको तो ये कहाँ पे है? पीओके क्षेत्र में है, पीओके वाले क्षेत्र में है, यानी कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है, पीओके क्षेत्र लद्दाख में है। और किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। कहाँ पे है?
काराकोरम श्रेणी में है। और काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है? ये है ट्रांस हिमालय का, न कि हिमालय का। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ये श्रेणी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का है। तो अगर आयोग ने माना इसको माउंट केटू का माना है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रश्न को पढ़ोगे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहली बात तो जो माउंट केटू है वर्तमान में ये भारत में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है पीओके क्षेत्र में, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि वो हिस्सा लद्दाख का जिसमें पाकिस्तान का कब्जा है, उस वाले हिस्से में केटू है। और केटू हिमालय में भी नहीं है। कहाँ है? वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो फिर सही आंसर क्या होना चाहिए था अगर देखा जाए तो अगर ये प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, जो सही आंसर है वो आपका कंचनजंगा होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? कंचनजंगा। क्योंकि जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है और ये हिमालय का हिस्सा भी है, क्योंकि भारत में है पूरी तरीके से और ये हिमालय का हिस्सा भी है। ठीक, अगर एक तरीके से मान लें कि चलो ठीक है माउंट केटू जो है ये भारत में है, ठीक है, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा तो नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक, तो मेरे हिसाब से सही आंसर माउंट कंचनजंगा होना चाहिए था, लेकिन आयोग का आंसर क्या है? माउंट केटू है। तो अच्छा, बाकियों को देख लें। यहाँ पर देखो, तो ये माउंट एवरेस्ट सभी को पता है कि ये हिमालय का हिस्सा है और ये कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल प्लस तिब्बत के हिस्सा में थोड़ा बहुत टच करता है। ठीक, और जो कंचनजंगा है ये हिमालय का ही हिस्सा है, तो ये सिक्किम में है और बहुत हल्का हिस्सा ही नेपाल से लगता है। धौलागिरी है तो ये नेपाल में है और ये भी हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, हिमालय का हिस्सा है। अगर देखो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की खेल विधि है वो आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, तो भाई जो प्राथमिक स्तर पर यानी 1 to 5th है उसमें जो खेल विधि होती है वो कहने शिक्षण विधि पे होती है। उसमें वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सबसे निचली वाली लेयर में कौन सा है? क्षोमंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ये सभी को पता है कि भाई इससे तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और आपके शरीर में क्योंकि जो बी और सी, ठीक है, जो विटामिन होते हैं ये क्या है? जल में क्या घुलनशील, घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ठीक, और बाकी सारे क्या हैं? वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन सी, जो विटामिन सी है आपका वो घाव भरने में सहायक करता है। तो घाव भरने वाला विटामिन किसे कहते हैं? घाव भरने वाला विटामिन इसे ही कहते हैं, घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, घाव भरने वाला इसे विटामिन भी कहते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर जो है उनका नाम है किरण बेदी, जो 1972 बैच की आईपीएस थी। ठीक है, 1972। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडा, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ठीक है, तो भाई एक सींग वाला गैंडा तो काजीरंगा राष्ट्र में पाया जाता है नहीं, असम में है नहीं। तो जो काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, ये 1985 में, ठीक है, यूनेस्को सूची में शामिल हुआ था। यूनेस्को सूची में ये क्या हुआ था? शामिल हुआ था। ठीक, 1985 में, जो एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है ये। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ही डायरेक्टर निदेशक हैं सोनाली घोष, जिनको अभी जो दुबई में IUCN की जो बैठक हुई है, ठीक है, उसमें इनको कैंटर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कैंटर अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखना कि जो IUCN है, ठीक है, IUCN जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1948 में। मुख्यालय कहाँ पे इसका? इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत 1959 में क्या हुआ? शामिल हुआ इस संगठन में। ठीक है,
इस संगठन में। यही संगठन जो है वो क्या करती है, तो रेड डाटा बुक क्या करती है, जारी करती है। ठीक है, जारी करती है। ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करती है। और जो ICUN है, ठीक है, ICUN है, ध्यान रखना 4 साल बाद इसकी क्या होती है, बैठक होती है। 4 साल में एक बार बैठक होती है इसकी। ठीक है, इस 2025 में इसकी बैठक कहाँ हुई है, तो 2025 में बैठक कहाँ हुई है, तो ये है आपका जो UAE है वहां पे हुआ है। UAE कहाँ, अबू धाबी में, अबू धाबी में इसकी बैठक हुई है 2025 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना IUCN। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, बेसाल्ट। कौन सा हो जाएगा, बेसाल्ट। तो आग्नेय चट्टानों की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ग्रेफाइट होता है, सॉरी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट। ठीक है, इसके अलावा बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या है, आग्नेय चट्टाने। ठीक है ना, आग्नेय चट्टाने हैं। बाकी अवसादी चट्टानों की बात करेंगे, जैसे डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, ये सब कैसे हैं, अवसादी चट्टाने हैं। ठीक, चाक, ये भी अवसादी चट्टान है। ठीक है, चट्टाने 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं, चट्टान के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक, कितने प्रकार हैं, 3 हैं। एक है कौन सा, आग्नेय, जिसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एक है अवसादी, इसे आप सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और एक है रूपांतरित, जिसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। अगर देखो, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल। समताप मंडल कहते हैं किसे, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, जो पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की हाइट पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगला है सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गुरु नानक माने जाते हैं। अब गुरु नानक जो है, ये ध्यान रखना कि पंजाब के तलवंडी स्थान पर इनका जन्म होता है। कब, 1469 में। ठीक है, 1469 में। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ध्यान रखना, ये क्या थे, 5वें ये क्या थे, गुरु थे। और जहांगीर ने इनकी हत्या कराई थी। जहांगीर ने क्या कराया, हत्या कराई। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर ये क्या थे, ये 9वें थे, 9वें गुरु थे। और किसने, औरंगजेब ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक, और बाकी गुरु गोविंद सिंह तो ये 10वें और अंतिम थे। ठीक है ना, ये क्या थे, 10वें व अंतिम। इनके बाद में कोई गुरु पद धारण नहीं किया। ठीक है, तो ये बातें हो गई सिख धर्म की लेकर। ठीक, अगला है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है। भूकंप की जो तीव्रता हम लोग मापते हैं वो मापते हैं किसे, सिस्मोग्राफ पे। किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ में मापते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ पर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का पूछा, सबसे लंबा दिन कब होगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, तो वो होगा 22 दिसंबर को। कब होगा, 22 दिसंबर को। इसकी आप समझ सकते हैं, देखो ये एक ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब है, बीच में एक रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। और इसको आप क्या कहते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं।
कहते हैं ना, भूमध्य विषुवत रेखा कहते हैं। एक यहाँ पे रेखा है और एक यहाँ पे रेखा है, तो इसे कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इस अक्षांश का नाम क्या है? मकर रेखा। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक। सूर्य की लंबवत किरणें, ध्यान रखेंगे, सूर्य की लंबवत किरणें यहां पर 21 मार्च व 23 सितंबर को पड़ती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पे कब कब पड़ती हैं? 21 मार्च व 23 सितंबर को पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत किरणें। यानी इस दिन क्या होगा, विषुवत रेखा पे जितने भी देश हैं वहां पे दिन और रात की अवधि क्या होगी? सेम होगी, बराबर होगी। लेकिन 21 जो जून है, 21 जून इसको कहते हैं हम लोग, जो 21 जून है इसमें क्या होगा? 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन का मतलब हो गया वो 14 घंटे का दिन हो जाएगा। ठीक है, और 10 घंटे की रातें हो जाएंगी। ठीक है, 21 जून। और यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, यानी कि 22 दिसंबर को क्या होगा? ठीक है, तो 22 दिसंबर को ये होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रातें। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व क्या होगा? सबसे छोटी यहाँ पे रातें होंगी। ठीक, तो अभी 22 दिसंबर, यानी अब आपने देखा होगा जाड़ों के समय में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि दिन की अवधि घट जाती है और रात की अवधि बढ़ जाती है नहीं? क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो कहाँ चला गया? वो चला गया साउथ की तरफ चला गया। ठीक है, तो वो साउथ की तरफ चला गया, तो ये रीजन होता है। और 21 मार्च को ध्यान रखना कि 21 मार्च को क्या होता है? वसंत विषु कहते हैं। 21 मार्च को क्या कहते हैं? वसंत विषु कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है 21 मार्च को। ठीक है, क्या बोलेंगे? वसंत विषु कहते हैं। ठीक है, और 23 सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं? 23 सितंबर को क्या कहते हैं? तो शरद विषु कहते हैं। क्या होते हैं? शरद विषु कहते हैं। ठीक, शरद विषु कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। किसका है? दयानंद सरस्वती जी का है। ध्यान रखना, इन्होंने ही क्या किया था? 1875 में किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था कब? 1875 में। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा है। और ये जो पुस्तक है वो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा है? हिंदी भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है ना, लिखी गई है। अगला है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू ये क्या है? असम का है। ठीक है, तो बिहू ध्यान रखना कि ये साल में 3 बार मनाया जाता है। साल में 3 बार मनाया जाता है विशु। और अगला और अंतिम देखिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर, ये लिखा ना, परस्पर मतलब एक दूसरे, परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड, ये खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य जो श्रृंखला है उसमें आपने देखा इस तरीके से ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं सब। ठीक है, एक बार का जाल बनता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं खाद्य जाल बोलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए मान लो ये इस तरीके से घास है, तो इसको कौन खाएगा? बकरी, है नहीं? बकरी को कौन खा जाएगा? तो कह सकते हैं भेड़िया। कौन खा जाएगा? भेड़िया, है नहीं?
जैसे कि अब मान लो ये घास है, ठीक है, इसको कौन खा जाएगा? टिड्डा, है नहीं? टिड्डा, टिड्डा को कौन खा जाएगा? मेढक, मेढक को कौन खा जाएगा? तो कहेंगे सांप, है नहीं? सांप, ठीक है, ये खा जाएगा। और सांप को कौन सा खा जाएगा? मोर, है नहीं? मोर, है नहीं? इस सांप को, और तो ये क्या होता है, एक प्रकार से खाद्य जाल बन जाता है, ठीक है, ये खाद्य जाल बन जाएगा। तो ये खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आपके 2014 में जो भी आए थे PYQ के रूप में। तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।